ये थोड़ा चौक है क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है जो एंटीसेप्टिक का भी बहुत अच्छा था। कटने में सबसे पहला काम होता है ये जानना कि कटा किस चीज़ से है। मोस्टली लोहे की चीज़ से ही कटती है। कुछ भी इंसिडेंट होगा तो जो कटान होगा शरीर में वो मोस्टली लोहे की होगी। तो पहला काम होता है कि उसको जो इन्फेक्शन है वो खत्म करना ताकि सेप्टिक ना हो जाए, इन्फेक्शन को रोकना, उसको साफ करना। किस चीज़ से साफ करोगे? या तो लिक्विड हाइड्रोजन आपके पास हो या फिर स्प्रिट से आप साफ करें। और भी कुछ नहीं है, थोड़ी सी हल्दी पानी में मिलाएं उसको वॉश करें क्योंकि हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बाद में उस घाव को अच्छी तरीके से कपड़े से ढक दीजिए, बांध दीजिए ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा। टूटने की स्थिति में अगर कोई गिरा है, किसी को कोई ठोकर लगी या किसी चीज़ से चोट लगी है तो सबसे ज़्यादा मस्कुलर इंजरी होती है। हड्डी बाद में टूटती है, पहले मसल्स टूटती है। तो ये एग्जामिन आप लोग कर नहीं सकते, तो उस हिस्से को बिल्कुल भी मत छेड़ो। कोई जानकार है, वो एक्सपीरियंस है तो एक अलग बात है। बाकी फर्स्ट एड में यही बताया जाता है कि अगर कोई गिर गया है, कोई चोट लगी, खून चोट स्पेशली, तो उस हिस्से को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। आप उस हिस्से को बर्फ से सिकाई करें और बर्फ में सिकाई करते करते आप उसको डॉक्टर के यहाँ तक ले जाओ, वो फिर उसका यह एग्जामिन करने का कि मस्कुलर इंजरी हुई है या बोन्स इंजरी हुई है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। घर पे भी कभी ऐसा हो जाए। एक होता है कभी भी कोई भी एकदम से फैंट हो जाए, खड़ा खड़ा गिर गया, ठीक है, चक्कर आ गया बहुत सारा, तो ऐसे में क्या करते हैं? अब 3 कारण हो सकते हैं। या तो उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गई, या वो पहले से बीमार है, उसने खाया पिया नहीं। बच्चों के साथ अक्सर होता है। पिछले बैच में टीचर ने पूछा था कि बच्चे पेट में गिर जाते हैं, तो मोस्टली जो बच्चे होंगे वो होंगे जो खाली पेट आए, या फिर वो होंगे जिनका पेट साफ नहीं हुआ होगा। गर्मी की वजह से ह्यूमिडिटी में उनको गैस्ट्रिक इरिटेशन हुई, जिस वजह से वो फैंट। ऐसी स्थिति में पानी पिलाना और हथेलियों के तलवों की मसाज करना सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, ये फर्स्ट एड की कुछ प्राथमिक उपचार है। एक चीज़ पर मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, पिछले बैच में मैं भूल गया था लेकिन आपको भी बताऊँगा जरूर। टाइफाइड इनकम्युनिकेबल डिजीज, और ये किसी को नहीं छोड़ती। ये नहीं कि वो गरीब लोगों के ही नहीं छोड़ती, तो सब लोगों को, किसी को भी, जो भी इसके चक्कर में आ। अब टाइफाइड में सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की बात ये है कि उस पेशेंट का जो बर्तन है जिसमें वो खाना खा रहा है, उनको कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग ना करे, उसके साथ कोई भोजन ना करे, ठीक है, और उसके बर्तनों को तुरंत साफ किया जाए। जिस वॉशरूम को वो यूज़ करे उसको तुरंत साफ किया जाए, उसको फ्लश किया जाए। इससे भी टाइफाइड एक से दूसरे को पहुंच जाता है। और टाइफाइड के दौरान सबसे बेहतर, सबसे ज़रूरी चीज़ कि गेहूँ नहीं खाना चाहिए ऐसे कुछ, क्योंकि ग्लूटीन होता है। और कार्ब्स, साल्मोनेला, टाइफोसाकी सबसे अच्छी खुराक है। 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, 4 तरह की एंटीबॉडीज उसकी अगेंस्ट बनती है हमारे शरीर। तो ये हमेशा ध्यान रखें। अगर कोई पुराना पेशेंट है टाइफाइड का, होगा जरूर, कोई ना कोई फैमिली में होगा, किसी को भी 8-10 साल से कि जब भी आता है टाइफाइड ही आता है, तो उसका रूट कॉज ये है कि आप बार बार एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते हो या वो पेशेंट करता है और उसकी बैक्टीरिया की रेसिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करती और वो धीरे धीरे उसकी बोन्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। तो हमारे इसको आंतरिक ज्वर बोलते हैं। फिर इसकी स्टेप 2 आती है, वो मंथल ज्वर हो जाता है, मतलब शरीर को मत दे दे पूरी तरीके से। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर की इस बात में मत आइए कि आपका टाइफाइड ठीक हो गया, वो नहीं हुआ, वो बैक्टीरिया आपकी आंखों में मौजूद है। तो एटलीस्ट 40 डेज तक गेहूँ से बनी किसी भी चीज़ को बिल्कुल त्याग करो। आप फ्रूट्स खाइए, जौ की रोटी खाइए, चने की रोटी खाइए, बाजरे की खाइए, आप उन चीज़ों का प्रयोग करिए। फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, वाटर इंटेक अच्छा रहे और मुनक्का को बॉईल करके अब ऐसे चबा चबा के डेली खाइए 8-10 दिन। अगर कभी भी किसी को टाइफाइड हो जाए तो ये कुछ ऐसी सावधानी है जो घरेलू रूप में हमें करनी चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट एड का पार्ट है। अब सेकंड बात आती है CPR की। CPR ये हार्ट से संबंधित एक फर्स्ट एड उपचार ही है, प्राथमिक उपचार ही दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि CPR हार्ट अटैक के पेशेंट को दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं। CPR उस पेशेंट को दिया जाता है जिसको कार्डियक अरेस्ट, मतलब उसका हार्ट बिल्कुल साइलेंट, उसको CPR दिया जाता है।
एक टीचर मुझे चाहिए। कोई भी आप टीचर volunteer? आप आ जाओ। टीचर आ जाए, कोई भी आ जाओ। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अटैक में थोड़ा सा ही फर्क है। हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में एक ही फर्क है। हार्ट अटैक में हमारा हार्ट कुछ परसेंट काम कर रहा होता है, 10-20-30%, ब्रीथ चल रही होती है, पेशेंट हाफ कॉन्शियस होता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट पूरी तरीके से साइलेंट है। तो सीपीआर इंस्टेंट की जाने वाली प्रक्रिया है और इसमें ध्यान रखना क्या है, ये वाली पोजीशन रहेगी हार्ट आपके सामने, ठीक है, हार्ट आपके सामने। तो पहले ये देखना कि हार्ट अटैक आया है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हम कान लगा के ये चेक करेंगे कि पेशेंट की हार्ट बीट चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है, पहला काम हो गया। उसके बाद ब्रीथ और चेक करेंगे कि सांस भी चल रही है कि नहीं। अगर सांस चल रही है और हार्ट साइलेंट है तो उस व्यक्ति के वापिस आने की संभावना 90% होगी। अब हम क्या करेंगे, कोई व्यक्ति राइट हैंडेड होता है, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है, तो जिस हाथ का प्रयोग करते हैं वो हाथ ऊपर आएगा और जो दूसरा हाथ है वो नीचे जाएगा। उसको हम स्टर्नम पे रखेंगे, दोनों निपल्स के बीच में, बिल्कुल जो बीच का हिस्सा है इसको स्टर्नम बोलते हैं। यहाँ पे हम अपनी हथेली रखेंगे, दूसरे हाथ को इस तरीके से, ये इस पोजीशन में, और ये वाली पोजीशन रहती है इस तरीके से। नहीं मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, प्रेशर ये प्रेशर जाता है इस तरीके से, पूरी ताकत से, जितनी भी आपके पास ताकत है पूरी लगा के ये प्रेशर देना। कितनी बार, ये 10 मिनट में 100 टाइम्स होगा ये काम। 10 बार प्रेशर दिया पूरी ताकत से, फिर एक बार हार्ट बीट चेक कर, एक बार हार्ट बीट चेक कर ली, फिर दोबारा से एक बार हार्ट बीट चेक कर ली, तो 10 मिनट में ये चीज़ होगी। इसको बोलते हैं सीपीआर। भगवान ना करे कभी किसी को जरूरत पड़े, और बहुत कम चांसेस होते हैं सीपीआर की कंडीशन अमूमन मिलती है, ज़्यादातर हार्ट अटैक की मिलती है। अगर हार्ट अटैक की कंडीशन है तो क्या करोगे, वो इम्पॉर्टेंट, वो एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होगी सभी। उसकी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी को कंधे से दर्द चलता है, किसी को यहाँ से दर्द चलता है, किसी को यहाँ से चला नीचे तक गया, वो अलग अलग स्टेजेस होती हैं। घरेलू उपचार के रूप में बताऊंगा। घरेलू उपचार के रूप में अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि वीकनेसनेस हो रही है, यहाँ पे दर्द जा रहा है, कंधे में, सबसे अच्छी चीज़ है अदरक। अदरक से ही मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी के अंदर जितने भी ब्लड थिनर बनाए गए हैं, टेलमिसार्टिन जो साल्ट निकाला गया है वो अदरक से ही प्रभावित है, क्योंकि अदरक के अंदर सेलिजीन पाया जाता है जो इजीली हमारी जो सेंसेशंस हैं उसको रोक सकता है। आप अगर जीभ पे अदरक को टच करोगे, अगर क्वालिटी अच्छी है अदरक की, तो आप तुरंत छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के उसको चबा देंगे। जिस तरीके से एस्प्रिन काम करती है या सॉर्बिटेट काम करती है, ठीक उसी प्रकार से काम करता है। एस्प्रिन आपके पास है कि आप उसको पानी में घोल के पी सकते हैं। अगर जबान में लड़खड़ा रही है तो लग रहा है कि पेशेंट अनकॉन्शियस का हो रहा है, तो ये कुछ एक दो चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सभी के पास दिल मौजूद है, तो जब मौजूद है तो क्यों ना इसका ध्यान रखा जाए कि ये कल को किसी बुरी स्थिति में ना हो। तो इसके लिए कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं जो मेरे अपने अनुभव किए हुए हैं, मैं अपने सभी पेशेंट्स को बताता भी। अभी तक सभी सेशंस में जितने भी टीचर्स हैं सबको बताया भी, आपको भी बल जितनी रखूँगा बता के जाऊँगा, तो आप पेन डाउन जरूर कर लीजिए। और सबसे पहला आपने स्लिप पे लिख दिया जो भी वो, कोई प्रेशर नहीं है, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो ना लिखिए। हाँ वो तो समझ सकते हो। सबसे पहला और सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान रखना, अपना दिल अपने पास, किसी को देने की जरूरत नहीं, दूसरा व्यक्ति संभाल के नहीं रखता, तोड़ भी सकता है, अगर ना समझ होगा तो तोड़। ये सबसे जरूरी चीज। दूसरी बात, हार्ट में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आर्टरी ब्लॉकेज की है, चाहे वो एंजाइना पेन है, चाहे वो आर्थराइटिस है, जितनी भी कंडीशंस है मोस्टली लोगों में दिखती है। सेकंड बिगेस्ट कॉज इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ा कारण है
हार्ट अटैक की होने के और कार्डियक अरेस्ट। उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सभी टीचर्स ऐसे हैं, कोई टीचर ऐसा है जो दिन में हाथ ऐसे ना बांधता हो, 24 घंटे में हाथ ऐसे ना बांधता, कोई भी एक अमूमन बन जाते। हमने कभी सोचा भी नहीं, हम सोचते हैं कि ये तो आराम की मुद्रा है इसलिए हम लोग बैठे, लेकिन नहीं, हमारे शरीर का जो राजा है वो है दिमाग। उसको पता है कि किस ऑर्गन को क्या देना। तो ये कार्डियक मसाज है बेसिकली, कि हमारे हार्ट को मसाज की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। कि कोई व्यक्ति लगातार काम कर रहा है तो आप उसकी पीठ तब तक लागोगे कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, तो उसका उत्साह बढ़ेगा, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये एक प्राकृतिक तरीका है कार्डियक मसाज का। चलिए इसको योगिक एक्सरसाइज में कन्वर्ट करता हूँ। और आप क्या करो, जब भी आप इस तरह से हाथ बांधो तो थोड़ा सा इस तरीके को बदल देते हैं, अपने हाथों को ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, मास्टर जी ऐसे, मास्टर जी ऐसे, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी कैसे, ऐसे ऐसे ये सारे चैम्बर हैं और ये वेंट्रिकल। ये जो हमारी हाथ की जो मुट्ठी है, ये हमारे उस हार्ट का साइज है जो परमात्मा ने हमें इंस्टॉल करके दी है। सबके हार्ट का जो साइज है वो यही, ठीक है, आपकी हाथ की मुट्ठी के बराबर। अब आप जब भी हाथ बांधो तो क्या करो, इस तरह से बांधो अपने दोनों हाथों को बगल में। एक लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी, लंबी गहरी का मतलब होता है आवाज नहीं होती, ठीक। और जब आप एक्सहेल करोगे, छोड़ोगे, ऐसे प्रेशर देते, ये प्रेशर ऐसे, ये प्रेशर ऐसे, यहाँ यहाँ से ऐसे, ठीक। जब भी आप हाथ बांधते हैं कम से कम 18 से 20 बार आप इसको करिए और आप देखिए कि आपको कितना डिफरेंट फील होगा। ऑक्सीजन की सप्लाई हमेशा हार्ट को प्रॉपर बनी रहे, तो उसमें ये एक्सरसाइज आप प्लीज डेली किया करो। और आप अगर इसको सुबह शाम, जरूरी नहीं कि जब हाथ बांधने का इंतजार करो, आप सुबह शाम इसको रेगुलर करोगे तो आपकी हार्ट की हेल्थ हमेशा ओके रहेगी। और आप अपने आप ही धीरे धीरे देखोगे कि कितना परिवर्तन आ गया। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप अपनी इकोकार्डियोग्राफी कराओ किसी के डॉक्टर के यहाँ पे, और 21 दिन लगातार आप इसे करिए, सुबह शाम 100 बार, और आप 22वें दिन फिर दोबारा से इको करा लेना, आप देखिए कितना ड्रामेटिक चेंजेस इसमें होगा। ये सब प्रैक्टिकल है, ये सब प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं। ये हमारे ये नहीं कि हमने कुछ ऐसे इसको बना दिया, इसको मर्म चिकित्सा बोलते हैं। और हार्ट इज ऑल्सो वाइटल पॉइंट, मर्म स्थान इसको बोला जाता है। और ये सत्य प्राण हर है, इंस्टेंट डेथ होती है अगर इसको किसी तरह का नुकसान हुआ, ठीक है। तो आप अगर इसको करोगे तो आपकी हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, हाई बीपी के केस में आप कब तक हाई बीपी की मेडिसिन खाओगे, चाहे आप एलोपैथिक खाओ चाहे आयुर्वेदिक खाओ। हुआ क्या कि वहाँ से आप वहाँ ट्रांसफर हो गए, ठीक है, आयुर्वेद का नुकसान नहीं है, एलोपैथी का नुकसान है, लेकिन हम कहते हैं कि आप एक नेचुरल जीवन क्यों नहीं जी सकते। तो उसके लिए मर्म चिकित्सा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो सेकंड एक्सरसाइज फॉर हाई बीपी, कुछ नहीं करना, ये जो मिडिल फिंगर है इसको फोल्ड कर लीजिए। वैसे जो मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को पूरा फोल्ड कर लीजिए तीनों दिशाओं में, ठीक है। थोड़ा सा और मोड़ दीजिए, थोड़ा सा और मोड़, थोड़ा सा, ठीक है। ये तो जहाँ पे आपकी फिंगर ये मुड़ के टच हो गई, ये आपके शरीर में उपस्थित दूसरा हार्ट है। इसके नीचे अंगूठा रखो, एक उंगली ये पीछे फर्स्ट फिंगर, और इस तरीके से प्रेशर ऐसे, इसको हम तन हृदय मर्म बोलते हैं। और बहुत अच्छी ये एक्सरसाइज है, 18 से 20 बार आप इसको 0.8 सेकंड, जितनी देर में हमारा हार्ट लगभग करता है 0.8 सेकंड में, इसको 18 से 20 बार आपको सीधा रखें, इस तरह से आप इसको करो, निश्चित रूप से धीरे धीरे आपका देखिए मैंने होना शुरू, ठीक है। लेफ्ट हैंड का केवल, ये हाई बीपी के लिए है मास्टर जी। इनमें जितनी बार भी आप चाहो कर सकते हो। मेडिसिन जो लोग खा रहे हैं वो कम से कम 3 बार इसको करें सुबह दोपहर, बहुत फायदा इससे मिलता है।
लो वाला सर लो बीपी होगा। लो बीपी का बहुत लोग पूछते हैं, फीमेल्स को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। मैम एक्चुअली लो बीपी कोई बीमारी नहीं है। लो बीपी इज जस्ट अ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आपके शरीर में कुछ माइक्रो और मेजर एलिमेंट्स कम हो गए, आपकी डाइट में कुछ ना कुछ चीजें कम है, या तो आपका प्रोटीन इंटेक कम है, या विटामिन बी कम है, या डी कम है, या काम बहुत ज्यादा करते उसकी थकान है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है। तो लो बीपी कोई बीमारी नहीं कि उसके लिए कोई मेडिसिन आती है। जो दिए जाते हैं वो भी सप्लीमेंट्स ही दिए जाते हैं लो बीपी। बाकी हम लोग भी सजेस्ट करते हैं अश्वगंधा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। कैप्सूल फॉर्म में आता है, डाबर का स्पेस फॉर्म में आप एक कैप्सूल ले लीजिए, आपको एनर्जेटिक रखेगा बहुत बढ़िया। बाकी ब्लैक कॉफ़ी आप पियो, आप ब्लैक टी एम्प्टी स्टमक पियो सुबह के टाइम, आप देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। दूध वाली चाय मत पियो। तीसरा, हार्ट जो भी कभी भी परेशान होगा हमेशा लिवर की वजह से, हमेशा सबसे पहले हमारा लिवर डिस्टर्ब होता है, फिर उसके बाद हमारा हार्ट और किडनी प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जो भी भूख लगनी है, जो भी खाना पचना है, वो सब लिवर ने करना है। तो अगर वो ऑलरेडी फैटी है, उसके पास वाइट बेस है, तो जो वो ब्लड बनाएगा वो आपके हार्ट को जाएगा, वो ऑब्वियसली आपका ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल आपका बढ़ जाएगा। तो लिवर हमेशा अपना ओके रखें, लिवर को हमेशा ठीक रखें। अगर आपको थकान होने लगी है, आपको नींद कम आने लगी है, आपको थोड़ा सा खाते पेट में हैवीनेस होने लगी है, आपको झूठने के बाद सांस फूलने लगी है, तो समझ लीजिए कि आपका लिवर धीरे धीरे ठीक हो। उसके ऊपर हमेशा एक घरेलू रेमेडी बताता हूँ, डेली किया करो। सुबह खाली पेट चाय के शौकीन, दूध वाली चाय के शौकीन बहुत सारे लोग होंगे। दूध हटा दे भाई, दूध हटा दीजिए उस टाइम में, उसके बाद वो अमृत है, तो दूध हटा दीजिए। पानी बॉईल करो, जब पानी बॉईल हो जाए 1/4 टीस्पून चाय की पत्ती, कैसी भी है कहीं से भी लीजिए, उसे डाल दीजिए, गैस कर दीजिए बस। और अगर और बेहतर करना है तो जब पानी बॉईल करो तो उसमें डाल दो 5-6 करी पत्ते और छोटा सा पीस लेमन ग्रास का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत। ठीक, कोई बोलेगा दालचीनी फलाना ढिमकाना, वो एसिडिटी प्रोड्यूस कर देंगे सुबह सुबह, इतनी गर्म चीज़ें नहीं चाहिए। 5-6 करी पत्ते, छोटा सा पत्ता है उसका लेमन ग्रास का, पानी में बॉईल करो, जब बॉईल हो जाए बढ़िया तरीके से गैस कर दो बंद, और 1/4 चम्मच चाय की पत्ती डाल के रख के रखो। विदिन 30 सेकेंड चाय के अंदर जो थाइमिन है वो पानी के अंदर मिल जाएगा। ठीक, अब जो आपका कॉफ़ी मग है या कप है, कटोरी वॉटर जिसमें भी आप पीते हो चाय, उसके अंदर मीठा डालिए। मीठा क्या डालोगे? बस 3 चीज़ें, या तो मिश्री, या खांड, या फिर शहद। अगर अच्छी क्वालिटी का हो उसको आप पीजिए। और फाइन करना चाहते हो, चुटकी भर सेंधा नमक पिंक वाला आप डालो। 1 हफ्ते के अंदर आपको एसिडिटी, थकान, इन सब चीज़ों में आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। शहद भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, खाली चाय भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इसका आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों में फायदा मिलेगा। और जिस दिन आपने इसको पीना शुरू कर दिया, आप लोग लाइफ इसको छोड़ नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते जी सुबह सुबह खाली पेट, अभी क्या सोशल मीडिया पे कोई बोल रहा है आंवला एलोवेरा जूस में, मेरा भी चैनल है, मैं भी बोलता हूँ। लेकिन पर्सनली जब सलाह देने की बात आती है, आमने सामने रूबरू होकर, तो मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ आप चाय पीने का शौक रखते हैं तो ये वाली चाय, और नहीं पीने का शौक रखते तो खाली पेट फ्रेश होने के बाद कुछ ना कुछ पेट में डालिए। तो उसके लिए शहद सबसे बढ़िया चीज़, 5-4 करी पत्ते चबा लो और ऊपर से 1 चम्मच शहद को नॉर्मल पानी में, गर्म में नहीं, नॉर्मल पानी में आप पी लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में फायदा मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग होता है। न्यूट्रिशन की बात आती है, नीचे न्यूट्रिशन का टॉपिक बहुत लंबा चला गया। अभी आपकी जैसे लो बीपी की बात थी, या बहुत सारे लोग थकान की बात करते हैं, फटीग की बात करते हैं, पूरा दिन एनर्जेटिक नहीं रहते। उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसके अंदर प्रोटीन की कमी, हम लोग प्रोटीन का इंटेक अपना सही नहीं रखते। तो प्रोटीन आपकी डेली ब्रेकफास्ट डाइट में होना चाहिए। अगर आप प्रोटीन लोगे तो वो एंटी एजिंग का भी काम करेगा, आपको पूरा दिन एनर्जेटिक भी रखेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके हमारे शरीर को चलाने के लिए प्रोटीन के बिना कुछ नहीं।
आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नाखून, हर चीज़ को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। और अच्छा नहीं कि घरेलू प्रोटीन यूज़ करिए जिसमें हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। चना हमारे पास मौजूद है, मूंग हमारे पास मौजूद है, मूंगफली हमारे पास मौजूद है, भुना हुआ चना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब ये बोलेंगे कि स्प्राउट्स बना के खाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं, सुबह निकलते हैं, दोपहर को आते हैं, शाम को वगैरह ये सब चीज़ें। तो एक एक्सपेरिमेंट हमने एक बार करके देखा था खुद के ऊपर ही यूनिवर्सिटी में 1 महीने तक कि हमारे शरीर का क्या हाल होता है। एक मुट्ठी भुना हुआ चना या भुनी हुई मूंगफली, दोनों में से कोई भी एक, या कच्चा या भुना हुआ, कोई भी एक चीज़ आप चूज कर लीजिए। इसको मिक्सर में डालिए, एक केला डालिए। केले में क्या है? केले में क्या है? पोटेशियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम नहीं। वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। केले में कैल्शियम नहीं होता, होता है तो बहुत माइनर होता है, ठीक है, जितना दूध में होता है थोड़ा बहुत। एक केला, क्योंकि पोटेशियम और मैग्नीशियम चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, आप एक केला लो, एक मुट्ठी चना या मूंगफली भुनी हुई या भीगी जैसा भी आप पूछ सकते हैं। भुना हुआ ज़्यादा टेस्टी लगता है, कच्चा तो अजीब सा हो जाता है। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा शहद या मिश्री मिक्सी में ग्राइंड करो और आप उसकी स्मूथी बना दो, जैसे शेक बोल देते हैं आप लोग इसको। स्मूथी बनाइए उसकी। स्मूथी का मतलब है बिल्कुल पतली, जिसको आप पिए वो सीधा पेट में पहुंच जाए, आप उसे रोक भी ना पाए, उसको स्मूथी बोलते हैं। शेक होता है जो थोड़ा सा हार्ड होता है, थिकनेस होती है जिसकी। अब प्रोटीन को चबाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो जब आप उसको पहले ही मैश कर दोगे, मेल्ट कर दोगे, तो आपको इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको पूरा दिन एनर्जेटिक लगेगा। आप कभी करके देखिए।